हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो इस एक वीडियो के बाद आपके मई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता? तो आंसर होगा ए, शकुंतला थिलिस्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। तो आंसर आपका ए सही होगा। दोस्तों, भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार को खाद्य एवं कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है और विश्व खाद्य कार्यक्रम का हेडक्वार्टर इटली में है और इटली की मुद्रा यूरो है। दोस्तों, इटली के पीएम वर्तमान में है मारियो द्रागी और विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1961 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो आंसर होगा ए, शकूर राथेर लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। तो आंसर आपका ये सही होगा। दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शकूर राथेर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च की। दोस्तों, यह पुस्तक कश्मीर की ऐतिहासिक और रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित है और इस पुस्तक को स्पीकिंग टाइगर द्वारा पब्लिश किया गया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के नौसेना के साथ पासएक्स या पैसेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर होगा बी, इंडोनेशिया के साथ भारत ने पासएक्स नामक युद्धाभ्यास किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। इंडोनेशिया, तो वर्तमान में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। रामकरण वर्मा किसकी जगह लेंगे? तो राजदूत विकास अवस्थी की जगह लेंगे। अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी है बांगुई और यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। दोस्तों, यह देश कई दशकों तक फ्रांस का उपनिवेश था जिसे 13 अगस्त सन 1960 को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। और दोस्तों, यह देश वर्तमान में सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। कौन सा? अफ्रीकी गणराज्य। अगला प्रश्न है, चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? तो आंसर होगा आपका बी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित कराई गई। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, न्यू दिल्ली। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करना था। स्विस, तो स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति है गाई परमेलिन और यहीं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में WHO का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की? तो आंसर होगा डी, WHO ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, WHO। इस पहल का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कौन? WHO। और वर्तमान में इसका नेतृत्व महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनॉम कर रहे हैं, WHO। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आंसर होगा डी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर आपका डी होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और वह पेशेवर नर्सिंग की नींव रखने वाली पहली व्यक्ति थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 12 मई, कब? 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इससे सीधा प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो आंसर होगा बी, इजराइल में अल अक्सा
मस्जिद आपका है। तो आंसर आपका भी सही होगा, इज़राइल। इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद इज़राइल में यरूशलेम के टेम्पल माउंट में स्थित है और टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इज़राइल, तो वर्तमान में इज़राइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है रेवेन रिवलिन और यहाँ की प्रमुख भाषा है इब्रानी, जिसे हिब्रू नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है डॉज कॉइन या डॉग कॉइन क्या है? तो आंसर होगा सी, यह एक क्रिप्टो करेंसी है। डॉज कॉइन आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डॉज कॉइन बिटकॉइन जैसा ही क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2013 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर ने मजाक के तौर पे शुरू किया था। ये क्रिप्टो डॉज मीम पर बेस्ड है। इसे बिटकॉइन से फास्टर और फन ऑप्शन के रूप में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंकिंग क्या है? तो आंसर होगा बी 49वीं। तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 पर भारत की रैंकिंग 49वीं है, तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 114 देशों के बीच चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की 49वीं रैंक है। इस इंडेक्स में फिनलैंड पहले स्थान पर है और चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आपका डी सही होगा, यूपी। अगला प्रश्न है किस सरकार ने कोरोना वॉरियर्स नामक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आपका ए, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना वॉरियर्स नामक योजना शुरू की है, तो आंसर आपका ए सही होगा। इस योजना के तहत सरकार उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार की जिम्मेदारी लेगी जिनकी मृत्यु कोरोना ड्यूटी पर हुई है और प्रभावित परिवारों को सरकार से 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है T20 विश्व कप 2021 किस देश में होगा? तो आंसर है आपका डी, हमारे देश भारत में ही T20 विश्व कप 2021 खेला जाएगा, तो आंसर आपका डी सही होगा। T20 विश्व कप अक्टूबर में भारत में ही होगा। इसे 9 शहरों की बजाय अब 5 शहरों में ही कराए जाने की योजना है। T20। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने अपना उपन्यास किस शीर्षक से लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ए, वेयर अबाउट। तो प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक झुम्पा लाहिड़ी ने अपना नया उपन्यास वेयर अबाउट नामक शीर्षक से लॉन्च किया है, तो आंसर आपका ए सही होगा। निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो आंसर होगा ए, ब्रिटेन देश ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है, तो आंसर आपका ए सही होगा। ब्रिटेन की सरकार ने अनुमान लगाया है कि ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में 2035 तक सेल्फ ड्राइविंग की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आंसर होगा डी, वैशाली हिवासे बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं वैशाली हिवासे। वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं। बीआरओ, तो इसका अर्थ होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न करते हैं। जापानी सरकार ने हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो आंसर होगा सी, श्यामला गणेश को जापानी सरकार ने हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश बेंगलुरु के सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षक हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्या है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण
के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हो, उन्हीं को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापानी येन है। और जापान के पीएम है योशीहाइड सुगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल वाला राज्य बनने के लिए वार्षिक कार्य योजना शुरू की है? तो आंसर होगा आपका डी, तो हिमाचल प्रदेश हर घर जल वाला राज्य बनने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। हिमाचल प्रदेश की जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय समिति ने हाल ही में हर घर जल वाला राज्य बनाने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है, जिसके तहत जुलाई 2022 तक हिमाचल प्रदेश हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया? तो आंसर होगा ए, सिक्किम में भारतीय सेना ने हाल ही में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, सिक्किम। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है और भारत विश्व में वैश्विक वैनेडियम उत्पादन का 4% उपभोग करता है। कौन? भारत। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ खोला गया? तो आंसर होगा बी, पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल में 29 अप्रैल 2021 को दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया। इसे उत्तरी पुर्तगाल के अरोका में खोला गया। यह पुल पावा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 516 मीटर है। राजधानी, तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समृद्धि का स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उड़ीसा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है और यह घोषणा गोपबंधु समृद्धि का स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है और इसके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा राज्य है तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की सीटें 20 हैं। कितनी? 20 हैं। और राज्यसभा की? तो राज्यसभा की हैं 10 सीटें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी MK स्टालिन ने तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, MK स्टालिन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, DMK चीफ MK स्टालिन ने 7 मई सन 2021 को तमिलनाडु के अगले सीएम पद की शपथ ली है और दोस्तों, इन्हें चेन्नई में राजभवन में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने शपथ दिलाई है। तो तमिलनाडु के दोस्तों गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु आया है तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है, तो अन्नामलाई नेशनल पार्क। क्या नाम है? अन्नामलाई। और इसका दूसरा नाम भी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, R21 जिसे मैट्रिक्स M टीका भी कहते हैं, जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यह मलेरिया से संबंधित है, ना कि कोविड से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यह मलेरिया से संबंधित है। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, यह टीका प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जीवन चक्र के यकृत चरण प्रोटीन में प्रवेश करने से रोकता है। और दोस्तों, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोवा से होता है। किससे? प्रोटोजोवा से। और इसका वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयरलाइन पैच ग्लोबल
पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, गीता मित्तल। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को वर्ष 2021 के लिए एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया। ये मैक्सिको से मार्गरीटा लूना रामोस के साथ सम्मान साझा करेंगी। और दोस्तों इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? किस पर? ग्लाइफोसेट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना राज्य ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। और दोस्तों ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों है? क्योंकि यह कैंसर कारक होता है। दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून कब हुई है? 2 जून सन 2014 को हुई है। और तेलंगाना राज्य में वर्तमान में लोकसभा की सीटें 17 हैं। कितनी? 17 हैं। और राज्यसभा की 7। तो ये दोनों पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए नामित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए नॉमिनेट किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, पीवी सिंधु। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस अभियान के लिए कनाडा की मिशेल ली को भी आईओसी ने चुना है। और इस अभियान का उद्देश्य है प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकना। और दोस्तों पीवी सिंधु और मिशेल ली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए अप्रैल 2020 से IM बैडमिंटन अभियान के लिए भी प्रचार कर रही हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेबी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, सेबी। तो सेबी व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों सेबी का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जिसे आप सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना सेबी की स्थापना 1988 में हुई और इसे 30 जनवरी कब? 30 जनवरी सन 1992 को एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। और दोस्तों सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। और वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और दोस्तों इसका उद्देश्य है स्थिरता रिपोर्टिंग को वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर लाना। और रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनियां वित्तीय रिपोर्टिंग के अलावा सामग्री, पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन के अवसरों, जोखिम को कम करने के तरीकों को प्रदान करने के लिए जवाबदेही होगी। तो दोस्तों ये है डिटेल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 10.8% कर दिया है। तो 12.6 से घटाकर 10.8% कर दिया। किसने? नोमुरा ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों जापान की ब्रोकरेज कंपनी है कौन? नोमुरा ने कोरोना की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया। और पहले कितना अनुमान लगाया था? 12.6%। दोस्तों यहाँ पर जापान आए तो जापान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जापान की मुद्रा है येन। क्या है? येन। और जापान के पीएम है इस समय योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। और दोस्तों जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण अर्थात रिमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा देश भारत ही विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020
प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, भारत। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों भारत वर्ष 2008 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है और वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में USD 540 बिलियन था। कितना? 540 बिलियन। दोस्तों रिमिटेंस क्या है? तो विदेशों में रहने वाले देशवासियों द्वारा भेजे गए पैसे को कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की हैं, ने मिस यूनिवर्स 2020 इस इवेंट में एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी, कौन है पूर्व मिस यूनिवर्स? जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है और साल 2019 में साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। दोस्तों यहाँ पर मैक्सिको आया, तो मैक्सिको के बारे में जानते हैं। तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको की मुद्रा है पेसो। क्या है दोस्तों? पेसो। और वर्तमान में मैक्सिको के प्रेसिडेंट है फेलिप काल्ड्रान। कौन है? फेलिप काल्ड्रान। तो ये दोनों पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूजीलैंड की हैं जेसिंडा अर्डर्न। और दोस्तों ये न्यूजीलैंड की PM हैं। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी वर्ष 2021 में कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न शीर्ष स्थान पर रही हैं। इसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड आया, तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड का लार्जेस्ट सिटी है आपका ऑकलैंड। क्या है? ऑकलैंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भवानी देवी। तो भवानी देवी ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज बनी है। कौन? भवानी देवी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इनके प्रशिक्षण के लिए उन्हें राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप कार्यक्रम के तहत गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। और दोस्तों ये चेन्नई तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बांस की डंडियों के प्रशिक्षण से किया था। दोस्तों यहाँ पर ओलंपिक आया, तो ओलंपिक के बारे में जानते हैं। तो ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के अंतराल में। और ओलंपिक के जनक कौन है? तो पियरे डी कुबर्टिन है। कौन है दोस्तों? पियरे डी कुबर्टिन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर का परीक्षण किया जो कि एक अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है और इस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को क्या कहते हैं? जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस। और यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। कितने? 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, तौक्ते या ताउक्ते किस सागर से उठने वाला वर्ष 2021 का पहला तूफान है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरब सागर से उठने वाला है आपका तौक्ते तूफान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अरब सागर। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों गुजरात, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, द्वीप और तमिलनाडु के लगभग 40 कोविड-19 प्रभावित जिलों पर इसका असर पड़ा है। किसका? तौक्ते का। दोस्तों WMO अर्थात संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे PTC भी कहते हैं में 13 देश शामिल है। कितने? 13 देश शामिल है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत के साथ बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब
अमीरात और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते। तो दोस्तों ये 13 देश हैं जो इस चक्रवात का नाम तय करते। और इस बार चक्रवाती तूफान तौकते का नाम म्यांमार ने दिया था। किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। और यह एक बर्मी शब्द है। कैसा शब्द है? बर्मी शब्द है, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज़ करने वाली छिपकली। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मणिपुर सरकार ने हाल ही में सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसे मोमा कहते हैं, को लॉन्च किया है। और मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों से सब्जियों की कटाई करेंगी और उनको गोदाम में ले जाकर रिफ्रेश करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मणिपुर है तो इसके बारे में जानते हैं। तो मणिपुर के वर्तमान में सीएम है एन वीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस देश में भारत के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ? तो होगा आंसर आपका सी, यानी ईरान ने अभी हाल ही में जो भारत के साथ फरजाद बी गैस फील्ड समझौता हुआ था उसे ईरान ने रद्द कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ईरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस गैस फील्ड की खोज तो भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी, लेकिन अब ईरान ने इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों ये दूसरी बार है जब ईरान ने भारत को धोखा दिया। दोस्तों यहाँ ईरान आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। और ईरान का किस देश में भारत के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ? तो आंसर होगा सी। तो ईरान के साथ भारत के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ। तो इस समझौते को ईरान ने रद्द किया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। किसने की थी? ONGC विदेश लिमिटेड ने। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है। इससे पहले ईरान ने चाबहार रेलवे लिंक परियोजना के लिए भारत के $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसने? ईरान ने। वर्तमान में ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और ईरान का पुराना नाम फारस है। क्या है? फारस। अगला प्रश्न है, 2021 के व्हिटली पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका सी, नुक्लू फोम को 2021 के व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर आपका सी सही होगा, नुक्लू फोम। नागालैंड के अमूर फाल्कन मैन के रूप में लोकप्रिय नुक्लू फोम को जैव विविधता शांति गलियारा के निर्माण में उनके योगदान के लिए व्हिटली पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। व्हिटली पुरस्कार हर साल व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के अग्रदूतों को सम्मानित करते हैं। दोस्तों यह निर्णय महर्षि संगठन के प्रमुख डॉक्टर टोनी नादेर के नेतृत्व में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिया गया है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा ए, विश्व बैंक ने हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। तो आंसर आपका ये होगा वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेषण प्रवाह 1.9% कम रहा और 2020 में यह 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2019 में यह 548 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन USA में है और इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई सन 1944 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा सी, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और पहली बार 20 मई सन 2018 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था।
संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने दिसंबर 2017 को स्लोवेनिया में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विषय, तो इससे सीधा प्रश्न बनता है, बी इंगेज्ड बुल्ड बैग बेटर फॉर बीज। किस राज्य ने अस्पताल के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बी, झारखंड राज्य ने हाल ही में अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। झारखंड में अमृत वाहिनी ऐप से कोई भी अस्पताल के बिस्तरों की और उपलब्धता के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने लिए किसी और के लिए ऑनलाइन बुक भी करवा सकते हैं। झारखंड, तो वर्तमान में झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो आंसर होगा ए, झारखंड को ही स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। तो आंसर आपका ए होगा, झारखंड। भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान इस रैंकिंग में सेकेंड पोजीशन पर था और यह रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11वें स्थान पर और बिहार 27वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में होगा? तो आंसर है आपका सी, 7वां। तो वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण भारत में होगा। यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। फीफा के सदस्य देशों को 6 संघों के तहत वर्गीकृत किया गया है। भारत एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। फीफा की स्थापना 1904 में डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा ए, हरियाणा राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। इस परियोजना में हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना मरीजों की देखभाल तथा उन्हें उनके घरों पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के बारे में जागरूकता कम है और अभी हाल ही में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है हरियाणा राज्य ने। वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा बी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। वात्सल्य योजना की घोषणा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए की गई है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अभी हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोकने के लिए मिशन हौसला अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा बी, अवतार सिंह भसीन नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक है। तो आंसर आपका बी सही होगा। इस पुस्तक में उन्होंने 1949 से लेकर वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैलेरिया लुसेनी ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, वैलेरिया लुसेनी। मैक्सिकन लेखक वैलेरिया लुसेनी ने अपने उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है।
दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और वर्तमान में मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं फेलिप कॉल्ड्रॉन और मैक्सिको की करेंसी है पेसो। अगला प्रश्न करते हैं, किसने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेन गुडाल ने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध प्रकृतिविद जेन गुडाल को वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। टेम्पल्टन एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 1973 को हुई थी। किसने की थी? तो जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा की गई थी और राशि कितनी है? तो 1.1 मिलियन है। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ए, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंकुर योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मानसून में पेड़ों को लगाने के उद्देश्य से अंकुर योजना की शुरुआत की है। दोस्तों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट सिटी इंदौर है और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों मध्य प्रदेश से ही 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी? छत्तीसगढ़। दोस्तों एमपी, तो एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा आपका बी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आपका बी सही होगा। AIG अस्पतालों के अध्यक्ष प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट अर्थात आंत, पेट और पाचन तंत्र के डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों यह प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड डॉक्टर सिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें गैस्ट्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेटा ने इस साल का 14वां भारतीय यूनिकॉर्न सम्मान जीता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, जेटा। इसने सॉफ्ट बैंक से $1.45 बिलियन के मूल्यांकन पर $250 मिलियन की राशि एकत्रित की थी। सॉफ्ट बैंक के निवेश के परिणाम स्वरूप जेटा कंपनी के मूल्य में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्तमान में यह कंपनी 10 बैंकों के साथ 25 स्टार्टअप के साथ काम करती है। दोस्तों जेटा, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2015 में और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक हैं भाविन तुर्खिया और रामकी गद्दीपति हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।